नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी की सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 47 में आपका स्वागत है। ये एमसीक्यूज़ यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी जीडीसी डीपीएलएसबी यूपीएससी एवं अन्य समाजशास्त्र संबंधी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसने यह कहा है कि मैंने असहभागी अवलोकन के रूप में शोध कार्य आरंभ किया। जैसे ही मैं समुदाय में स्वीकार हुआ, मैंने स्वयं को गैर प्रेक्षक सहभागी के रूप में पाया। ठीक है, तो ये जो कोटेशन है ये दिया था विलियम वाइट ने, और उन्होंने ये बताया था कि असहभागी अवलोकन जो होता है, ठीक है, तो सहभागी और असहभागी अवलोकन में क्या होता है कि जो दूर से व्यक्ति यदि रहकर निरीक्षण करता है, जैसे कोई अनुसंधान करता है, वो दूर रहकर यदि चीज़ों को देखता है, निरीक्षण करता है, उसको ऑब्जर्व करने के बाद उसको लिखता है, ठीक है, तो वो असहभागी हो गया। लेकिन सहभागी का मतलब है कि वो उस समूह में पूरी तरह से स्वीकार्य हो जाता है, उस समूह का मेंबर बन के उस समूह के बारे में जांच करता है। ठीक है, तो उन्होंने यही कहा कि मैं जब शुरुआत में मैं इंटर हुआ था तो मैं स्वयं को असहभागी के रूप में पाया। मैं अजनबी के रूप में उस समुदाय में अपने आप को पाता था। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने उस समुदाय का अध्ययन करना शुरू किया तो मैं गैर प्रेक्षक यानी मैं अनुसंधान करता नहीं रह गया था, और मैं एक सहभागी समूह के रूप में, मतलब मैं उस समूह में पूरी तरह से क्या हुआ था, घुल मिल गया था। ठीक है, ये बात उन्होंने कही है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोटेशन है और आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो ये कोटेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से उस तार्किक क्रम में लगाइए जिसमें उद्विकासी क्रम प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो ये क्रम किसका है? ये समनर का क्रम है। तो समनर के संस्था के चैप्टर में मैंने आपको पूरा उद्विकास का क्रम बताया हुआ है कि कैसे कैसे संस्था का उद्विकास हुआ, और आपको उसको याद करना ही चाहिए। कभी जनरीति का उद्विकास, अभी संस्था का उद्विकास, ठीक है, इस तरह से चीज़ें पूछी जा सकती है। तो पहला है मनुष्य, विचार, जनरीति, लोकाचार, संस्था। ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि मनुष्य के को सीधा विचार आने के बाद वो जनरीति नहीं बन जाती है। ठीक है, फिर देखिए ऑप्शन नंबर बी है कि मनुष्य आवश्यकता की पूर्ति, विचार, आदत, प्रथा। तो देखिए विचार के बाद आदत हुई, आदत के बाद सीधा प्रथा नहीं होती, जनरीति, लोकाचार वगैरह भी होता है, तो ये तो संस्था ही नहीं है। ठीक है, फिर देखिए ऑप्शन नंबर सी है कि मनुष्य आवश्यकता की पूर्ति, विचार, क्रिया। ठीक है, विचार आया, उसके अनुसार उसने क्रिया किया, पुनरावृत्ति, क्रिया की बार बार पुनरावृत्ति की गई, उसके बाद वो जनरीति बन गई। ठीक है, फिर वो प्रथा बनी, फिर लोकाचार, तब संस्था। देखिए सी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य पहले मनुष्य होता है जो, उसको कोई आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आवश्यकता के अनुसार वो क्या करता है, उसके अंदर विचार आता है कि हाँ इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये चीज़ सही है। तो विचार आने के बाद वो क्या करता है, वो एक्ट करता है, क्रिया करता है उस विचार के अनुसार। और फिर क्या होता है कि जब जब किसी व्यक्ति को वो समस्या आती है तो उस समूह के लोग क्या करते हैं, वही क्रिया करते हैं, पुनरावृत्ति होती है बार बार, फिर वो जनरीति बन जाती है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग जब भी वो समस्या आती है तो उसके समाधान के लिए वही तरीका अपनाने लगते हैं, तो वो जनरीति। ठीक है, और जनरीति ही प्रथा में बदल जाती है जब उसमें पूर्वजों का अनुभव मिल जाता है कई पीढ़ियों तक। ये क्या करती है, ट्रांसफ़र होती है जब एक से दूसरी पीढ़ी में, तो क्या होता है, ये प्रथा बन जाती है। प्रथा में जब समूह कल्याण की भावना जुड़ जाती है तो लोकाचार। ठीक है, और यही से संस्था का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रथा समूह द्वारा स्वीकृति प्लस समूह कल्याण की भावना प्लस उपयोगिता बराबर क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो संस्था का विकास हुआ था उसमें जो प्रथा थी, उसमें समूह कल्याण की जब भावना जुड़ जाती है तो वो क्या बन जाता है, वो लोकाचार बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लोकाचार होगा। फिर देखिए जनरीति, भूतकालीन अनुभव, यानी जनरीतियों में जब पीढ़ियों का अनुभव मिल जाता है तो वो क्या, जो प्रथा बन जाती है। तो इस ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे लोकाचार और प्रथा है, तो इसमें तो है नहीं। देखिए बी जो ऑप्शन है उसमें लोकाचार और प्रथा है, यानी जो पहला वाला ऑप्शन है उसमें लोकाचार होगा और जो दूसरा ऑप्शन है उसमें प्रथा। ठीक है, तो ये बी वाला आंसर जो है वो सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि कूले के अनुसार कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है। कूले ने किसको प्राथमिक समूह नहीं माना, परिवार को माना है, उन्होंने पड़ोस को माना है, मित्र मंडली को माना है, लेकिन राजनीतिक दल को उन्होंने प्राथमिक समूह नहीं माना है। ठीक है, और राजनीतिक दल जो है वो प्राथमिक समूह है भी नहीं किसी भी विद्वान के अनुसार, लेकिन कूले ने जो लिस्ट दी है प्राथमिक समूह की उसमें उन्होंने राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है
कि मैक्स वेबर के अनुसार परिस्थिति व्यवस्था क्यों लागू होती है, यानी परिस्थिति व्यवस्था को क्यों लागू किया गया। ठीक है, तो इसमें देखिए जो उन्होंने तर्क दिया था, पहला है ऊपर व नीचे सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहित करना, यानी सामाजिक गतिशीलता में जो नीचे का व्यक्ति है वो ऊपर जा सके, ऊपर का व्यक्ति नीचे जा सके। यानी कोई व्यक्ति यदि 4th क्लास में है तो वो अपने आप को एजुकेटेड करके, ज्ञान ग्रहण करके वो 3rd क्लास में जा सकता है। ठीक है, 3rd क्लास का व्यक्ति जो है वो अपने नॉलेज को बढ़ाकर अच्छी पोस्ट पाकर वो 2nd क्लास में जा सकता है, 2nd क्लास का व्यक्ति 1st क्लास में। तो इसमें क्या होता है, सामाजिक गतिशीलता को ये प्रोत्साहित करता है। ठीक है, परिस्थिति व्यवस्था, एक परिस्थिति से जुड़ा व्यक्ति है वो दूसरी परिस्थिति में जा सकता है, उसमें ज़्यादा सम्मान मिलेगा उसको और पैसे मिलेंगे। ठीक है, उसको जो परिस्थिति है पूरी तरह से चेंज हो जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि समूह प्रतिमान में अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए पुरस्कार और दंड की व्यवस्था क्या कहलाती है। तो निर्वासन होगा नहीं, कानून भी नहीं है, विचलन भी नहीं, ये इसको अनुशास्ति कहते हैं। ठीक है, यानी अच्छा व्यवहार करने पर समाज द्वारा यदि किसी को पुरस्कार दिया जाता है और बुरा व्यवहार करने पर यदि इसको दंड दिया जाता है, तो ये पुरस्कार और दंड की व्यवस्था क्या है, अनुशास्ति है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि सात्वीकरण आवश्यक रूप से एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है, आर्थिक प्रक्रिया है कि राजनीतिक प्रक्रिया है, सामाजिक है या फिर मनोवैज्ञानिक। तो सात्वीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि दो समूह पूरी तरह से एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं और इतना ज़्यादा वो एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, उनकी प्रथाएं जो हैं, उनके विश्वास मान्यताएं वो एक दूसरे में एकदम एडॉप्ट हो जाती हैं कि दोनों ही समूह अपना अस्तित्व खो देते हैं और वो मिलकर एक नया समूह बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम सात्वीकरण कहेंगे। फिर देखिए संस्था के विकास में कौन अंतर्विष्ट नहीं है, यानी संस्था के विकास में कौन सी चीज़ नहीं आती है। तो इसमें देखिए विचार भी है, संरचना भी है, समूह की आदत भी है, लेकिन व्यक्तित्व नहीं है। ठीक है, क्योंकि संस्था के विकास से व्यक्तित्व का कोई लेना देना है नहीं। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति होता है, उसको कोई आवश्यकता होती है, फिर विचार आता है। ठीक है, फिर क्या होता है, समूह द्वारा पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, इस तरह से जनरीति, प्रथा, फिर लोकाचार, तब संस्था इस तरह से बनती है। ठीक है, तो इसमें संरचना, विचार और समूह की आदत सभी आ जाएंगे, लेकिन व्यक्तित्व नहीं आएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से कौन आर्थिक संस्था नहीं है। आर्थिक संस्था किसको नहीं कहेंगे, श्रम विभाजन ये आर्थिक संस्था है, याद रखिएगा, श्रम विभाजन एक आर्थिक संस्था है। संपत्ति भी एक आर्थिक संस्था है। संपत्ति देखिए ये कोई द्रव्य नहीं, ये संस्था है। ठीक है, इसको संस्था कहेंगे। श्रम विभाजन भी है, संपत्ति भी है, भूस्वामित्व भी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए भूस्वामी नहीं है, भूस्वामी होगा तो वो संस्था नहीं होगी, वो व्यक्ति हो जाएगा, लेकिन भूस्वामित्व जो होता है वो संस्था है, क्योंकि भूस्वामित्व के अलग अलग नियम होते हैं। ठीक है, फिर कृषि उत्पाद की तरफ देखते हैं तो कृषि उत्पाद आर्थिक संस्था नहीं है, क्योंकि ये एक पदार्थ है कृषि में जो उत्पन्न होता है, जैसे अनाज हो गया या फिर जो उसमें झाड़ियाँ उगती हैं। ठीक है, या फिर कोई सब्ज़ी ही हो गई या फिर कोई फ्रूट हो गया जो जिसकी हम कृषि कर रहे हैं, तो ये उत्पाद जो हो गया ये आर्थिक संस्था नहीं, ये वस्तु है। ठीक है, बाकी श्रम विभाजन, संपत्ति और भूस्वामित्व तीनों आर्थिक संस्था है। इसको अलग अलग ढंग से भी पूछा जा सकता है कि श्रम विभाजन क्या आर्थिक संस्था है या नहीं, संपत्ति आर्थिक संस्था है या नहीं, और भूस्वामित्व के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा कि संपत्ति जो है प्राचीन काल से लेकर अब तक जो है ये सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक संस्था है। ठीक है, तो यदि ये पूछा जाए कि प्राचीन काल से लेकर अब तक सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक संस्था कौन सी है, तो ये संपत्ति हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि यदि हम किसी अध्यापक के ज्ञान और विद्वता से प्रभावित होते हैं किंतु उसकी वेशभूषा, उच्चारण और खानपान से अप्रभावित रहते हैं, तो वह व्यक्ति मेरे लिए क्या है। तो इसमें देखिए आंशिक संदर्भ व्यक्ति ये कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि आंशिक इसलिए क्योंकि हम उसके ज्ञान और विद्वता से प्रभावित हो, ज्ञानी बहुत है, विद्वान बहुत है, परंतु उसकी वेशभूषा अच्छी नहीं है, उसके कपड़े जो है शालीन नहीं है। ठीक है, या फिर मैले कुचैले अच्छे नहीं हैं। ठीक है, या फिर जीन्स पहना है तो उसमें कट्स लगे हुए हैं, तो प्रोफेसर यदि कोई ऐसा करेगा तो वो शोभा नहीं देगा। ठीक है, उच्चारण में भी वो हकला रहा है किसी चीज़ को लेकर, या फिर उसका उच्चारण जो है वो किसी अन्य कंट्री के लैंग्वेज जैसा लग रहा है, तो उसमें जो क्या होता है संचारण जो होगा ज्ञान का वो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, खान पान से अप्रभावित, खान पान भी कुछ इस टाइप का है कि लोग पसंद नहीं करते हैं, वो कहीं पे भी खाने पीने लगते हैं, तो ये चीज़ें
क्या होगा, तो व्यक्ति पूरी तरह से संदर्भ व्यक्ति नहीं कहलाएगा, क्योंकि हम प्रभावित तो है लेकिन पूरी तरह से नहीं है, तो वो आंशिक संदर्भ व्यक्ति कहलाएगा। तो याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चंस बिल्कुल हूबहू ऐसे भी आ सकते हैं और अलग ढंग के भी आ सकते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो यदि शब्द बदल देगा तो भी आप आंसर समझ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें, क्योंकि लेक्चर मिस करेंगे तो क्वेश्चन मिस होंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।